हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो अकेडमी। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या होता है। क्रिएटिविटी क्या होता है? कुछ नया क्रिएशन करना, नया कुछ नया इजाद करना, नया बनाना, ना उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। इसका प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है? लो कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कम समझ, कम किसी चीज़ को कम समझना। कम समझ से क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, है ना। इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, है ना, परिज्ञानता चाहिए। ओके। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? ऐसा विचार, ऐसी थिंकिंग जो कुछ अलग हट के सोचा जाए, है ना, मेन स्ट्रीम से हट के सोचा जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये यूँ कहिए कि क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण है ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो ये बात सही है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, बहुत ज़्यादा खाली सक्रिय रहने से क्रिएटिविटी नहीं हो सकता, है ना। इनअटेंटिवनेस, असतर्कता, ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है। किसी भी चीज़ में आप असतर्क रहेंगे, इनअटेंटिवनेस रहेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड, यानी कि आपकी क्लासरूम में, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं आपकी क्लासरूम के बच्चे। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यानी कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड आप कोई भी बात नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है। आपकी क्लासरूम में डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आप डाइवर्सिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यस, डाइवर्स सेटिंग से डाइवर्स एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से, उदाहरण से बच्चों को आप एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं ना, एक सबको एक साथ जोड़ कर रख सकते हैं। तो ये बात सही है कि आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके बच्चों को आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ओके, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए स्टैंडर्ड असेसमेंट यूज करेंगे। कैसे हो सकता है? जब आपकी क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो सबके लिए एक ही टूल आप यूज़ नहीं कर सकते असेसमेंट के लिए। ओके, सबके लिए अलग अलग टूल हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टूल सब बच्चे का असेसमेंट कर ले, तो ये भी बात गलत है। यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक, ये नेगेटिव शब्द है ना। इसे इसे देखते ही आपको छांट देना है ना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो, नेगेटिव शब्द ऑप्शन में आए तो आप वैसे ही इसको स्किप कर सकते हैं, छांट सकते हैं। आप ऐसे स्टेटमेंट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते
जो बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच पैदा करे, नकारात्मक विचार पैदा करे। ओके, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान किसे कहते हैं? समस्या समाधान एबिलिटीज ऐसी क्षमता जो समस्याओं को हल करे। इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? कौन सी योग्यता, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी एबिलिटी की ज़रूरत होती है? फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार सिर्फ अभ्यास करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फिक्स प्रोसेस, क्रियाकलाप का आप यूज करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि आपके फिक्स जो क्रियाकलाप है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग प्रोसेस अपनाना पड़े आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। यस, एनालॉजीज किसे कहते हैं? एक ही तरह के चीज़ को, एक ही तरह के उदाहरण को, एक ही तरह के मेथड को यूज़ करना, है ना। अगर एक आपका प्रॉब्लम किसी मेथड से यूज़ नहीं हो रहा है तो उसी के लिए दूसरा मेथड उसी तरह का आप यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स कि एनालॉजीज को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के में की भावना पैदा कर, डर की भावना पैदा करके समस्या सॉल्व नहीं किया जा सकता है बल्कि समस्या को बढ़ाया जा सकता है। ओके, ये ऑप्शन आप वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं? एज ए टीचर आप बच्चों को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं? पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को पनिश करके। पनिश आप कभी भी नहीं कर सकते मॉडर्न एजुकेशन में, इसको सख्ती से मना किया गया है। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को आप कभी भी पनिश नहीं कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते। ओके, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये बात सही लग रही है। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स यानी कि बच्चों को अपने गोल पर फोकस कराकर, जो उन्होंने गोल बनाया है उस पर उसको मास्टरी लेवल अचीव करना, है ना। उसको, बच्चे को जो लक्ष्य बनाया है उस पर पूरा फोकस कराकर बच्चे को मोटिवेट रखा जा सकता है। जब बच्चा अपने गोल पर फोकस करेगा तो इंटरनली भी मोटिवेट रहेगा, है ना। ये बात सही है। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रेन, बच्चे को आसान आसान टास्क देना, क्रियाकलाप देना, इससे बच्चा क्या मोटिवेट रहेगा? नहीं रहेगा, इससे तो लेजी हो जाएगा, है ना। बच्चे को सब तरह का टास्क देना चाहिए, मॉडरेट भी, इजी भी, थोड़ा डिफिकल्ट भी, है ना। फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, रोड मेमोराइजेशन मैं हमेशा कहता हूँ ये नेगेटिव शब्द है मॉडर्न एजुकेशन में। रोड मेमोराइजेशन को आप कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते, है ना। रोड मेमोराइजेशन से बच्चे मोटिवेट नहीं रहते हैं बल्कि उकता जाते हैं, है ना। सिर्फ याद ही कराना, याद याद था, उससे कुछ नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि बच्चे को गोल पर फोकस कराकर उसे मोटिवेट रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेम यानी कि शर्मिंदगी। शर्मिंदगी से क्या हो सकता है? इससे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कॉग्निशन से, संज्ञान से इसका कोई रिश्ता नहीं है।
कोई संबंध नहीं है। अरे संबंध नहीं है संबंध। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। यस, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बच्चे के संज्ञान पर। शर्मिंदगी से, शेम से बच्चे के संज्ञान में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न। अधिगम के लिए बच्चे को मोटिवेट रखने का एक इफेक्टिव हो सकता है। कैसे इफेक्टिव हो सकता है? नेगेटिव बात, नेगेटिव चीज़ बच्चे के लिए कैसे इफेक्टिव हो सकता है उसके अधिगम में। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फ्रीक्वेंटली जनरेट करना चाहिए शेम को। इससे क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बाधा डलेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा, यही होगा। ऐसा थोड़ी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शेम से बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, इससे गलत इम्पैक्ट होगा। ओके, तो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। शेम का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? प्रभावशाली माध्यम, इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग क्या है? रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट का रोट मेमोराइजेशन, मैंने रोट लर्निंग भी बताया। रोट लर्निंग की बात करता ही नहीं मॉडर्न एजुकेशन, है ना। जो करेंट एजुकेशन सिस्टम है जो चल रहा है, इस पर रोट मेमोराइजेशन की कहीं बात नहीं कही गई है। ओके, तो आप ये समझिए कि नेगेटिव शब्द है आज के एजुकेशन सिस्टम में, है ना। इसको आप ऐसे भी छाट सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप को आप एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से को रिलेट करके, जोड़ करके जब बच्चे को आप बताते हैं, है ना, कोई भी चीज़ को, यानी कि कोई भी डेफिनेशन को दूसरी डेफिनेशन से या एग्जाम्पल से को रिलेट करके जब आप बच्चे को डेफिनेशन बताते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। ये बात सही है ना। लर्निंग का बेस्ट और इफेक्टिव मोड हो सकता है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। बगैर एनालाइज किए हुए ऑब्जर्वेशन, इससे क्या हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं होने वाला। ऑब्जर्वेशन विथ एनालिसिस होना चाहिए, विश्लेषण अवलोकन के साथ होना चाहिए, बगैर अवलोकन के नहीं होना चाहिए। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, अनुकरण और नकल, दोहराना, ये लर्निंग का बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके, जोड़ करके बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। एक टीचर को बच्चों की त्रुटियों का क्यों एनालाइज करना चाहिए, क्यों विश्लेषण करना चाहिए, इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, क्वेश्चन यही पूछा है। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। पनिशमेंट देने के लिए आप बच्चों की त्रुटि का एनालाइज करेंगे? नहीं, ये सेंसलेस है, इसका कोई मकसद नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स, है ना, आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एरर्स यानी कि त्रुटियों को अंडरस्टैंड करना, समझना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, मीनिंगफुल होता है। यस, बच्चों की त्रुटियों को, एरर्स को आप एज ए टीचर जब आप समझेंगे, उसका एनालाइज करेंगे,
तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही मेथड अपनाएंगे ना, उसकी बेस्ट करियर के लिए ना, बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये हेल्पफुल होता है बच्चों की त्रुटि को समझना और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तब्दीली लाना, चेंजिंग लाना ना, उसके हिसाब से आप अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। शी कैन सिगरेट दोज हु मेड मोर इयर्स इन कंपेरिजन। सिगरेट शब्द नेगेटिव शब्द है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। आप बच्चे को सिगरेट नहीं कर सकते, अलग थलग नहीं कर सकते, ग्रुप में नहीं बांट सकते कभी भी। ओके, लर्निंग इज स्लोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स पर ही, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही निर्भर है। ये गलत बात है ना। ऐसा नहीं कि इसके सिवा आप बच्चों का अधिगम नहीं करवा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी अधिगम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि त्रुटियों को समझकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न वेल। बच्चों के सीखने में कठिनाई कब होती है? बच्चों के लिए अधिगम लर्निंग कब कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। अलग अलग टुकड़ों में आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, है ना। यानी कि कंटेंट को एक दूसरे से कोरिलेट ना करके अलग अलग चंक्स में, अलग अलग टुकड़ों में आप बताएंगे, तो ऑब्वियसली लर्निंग बच्चों के लिए समझना सीखना डिफिकल्ट होगा, है ना। ये बात सही लग रही है। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जब बच्चे अंदरूनी तौर पर इंटरनली मोटिवेट हो तो लर्निंग डिफिकल्ट होगा? नहीं, लर्निंग तो इजी हो जाएगा। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज। लर्निंग सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है, सही बात है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है। कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। जब कंटेंट को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाए, बताया जाए, है ना, तो लर्निंग डिफिकल्ट होगा? नहीं, लर्निंग तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछना है डिफिकल्ट कब होगा? डिफिकल्ट तब होगा जब कंटेंट को अलग अलग चंक्स में, अलग अलग टुकड़ों में जब आप प्रस्तुत करेंगे, है ना, प्रेजेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, है ना। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुल पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का बेस्ट स्टेट क्या हो सकता है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी हो सकती है या कौन सी होती है? हाई अराउजल, हाई फियर। अराउजल यानी कि उत्तेजना, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो और बहुत ज़्यादा डर हो, भय, ये क्या होगा? भय होगा तो लर्निंग होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। भय नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं होना चाहिए ना। लो अराउजल, हाई फियर, कम उत्तेजना हो और डर बहुत ज़्यादा हो। डर तो होना ही नहीं चाहिए, मैंने भी बताया, है ना। मॉडरेट अराउजल, नो फियर। मॉडरेट अराउजल हो, है ना, मॉडरेट संतुलित उत्तेजना हो, है ना, और डर ना हो। ये बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इसे कह सकते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था ऐसे कह सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर उत्तेजना भी है, अराउजल भी है और डर बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे लर्निंग अच्छी होगी, बेहतर होगी, है ना, अधिगम बहुत अच्छे से होगा। नो अराउजल, नो फियर, कोई अराउजल नहीं है, कोई डर नहीं है। अराउजल होना चाहिए, है ना, लेकिन मॉडरेट होना चाहिए। तो इस तरह ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि बच्चे के अंदर मॉडरेट अराउजल हो, संतुलित उत्तेजना हो और कोई भय ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से, व्यू के हिसाब से, है ना, धारणा के हिसाब से नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज निर्माण में बच्चे का क्या रोल होता है, कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से ये याद रखिएगा, ये चाइल्ड सेंटर की बात करता है। हैव नो रोल टू प्ले, बच्चे का कोई रोल नहीं है। रोल तो होता है इसके हिसाब से, बच्चे ही सेंटर होते हैं। आर सोलली डिपेंड ऑन अदर ऑन एडल्ट्स फॉर, एडल्ट्स पर, है ना, वयस्कों पर निर्भर होता है, इस पर निर्भर नहीं होते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, किसी पर निर्भर नहीं करते। बच्चे नॉलेज अपने से क्रिएट करते हैं इस कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के हिसाब से, है ना। प्ले एन एक्टिव रोल इन, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, नॉलेज के निर्माण में, है ना, संरचना में, ज्ञान की संरचना में बच्चे का अहम भूमिका होता है, एक्टिव रोल होता है। ये बात सही है, एक्टिव रोल होता है बच्चे का। आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक सेंटर होगा या बच्चे टेक्स्ट बुक पर डिपेंड करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि बच्चा का एक्टिव रोल होता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए, है ना, अधिगम की के लिए निम्न में से कौन सी धारणा बेहतर समझी जाती है, उपयुक्त है? ओके, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार, यानी कि एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सही बात है, जो योग्यता है बच्चे के अंदर उसको बढ़ाया जा सकता है ना, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। एबिलिटी इज फिक्स्ड, एबिलिटी फिक्स है, यानी कि योग्यता, जिस बच्चे के अंदर जो योग्यता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहने वाली है, यानी कि उसकी मेहनत से कुछ नहीं होगा, उसमें उसके नॉलेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये बात तो बिल्कुल गलत है। एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके, एफर्ट करके, है ना, तो ये बात गलत है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो लोग फिर मेहनत करना छोड़ दें? फिर लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, है ना, घर बैठे रहे? प्रयास से ही तो सब कुछ होता है, मेहनत से ही तो सब कुछ होता है, तो ये सिर्फ गलत है। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, फेलियर को, असफलता को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अरे, यानी कि जो बच्चा पिछले एग्जाम में फेल हुआ तो क्या ज़रूरी हो अगले आने वाले एग्जाम में भी वो फेल हो? अरे, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, नियंत्रण में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो फेल ही हो, है ना, वो पास होगा, बल्कि मेहनत करके वो पास होगा, तो ये सही गलत है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasize on. conceptual understanding बच्चों में कब इम्प्रूव होगा, है ना, संकल्पनात्मक समझ बच्चों में कब इम्प्रूव होगा, कब बढ़ेगा, है, किस चीज़ से बढ़ेगा? कंपटीशन से, कंपटीशन से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ सकता, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, टेक्स्ट बुक सेंटर, पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठ शिक्षा शास्त्र, इससे बच्चे के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, संकल्पनात्मक समझ को आप बढ़ा नहीं सकते ना। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार सिर्फ
परीक्षा लेना, है ना। सिर्फ बार बार परीक्षा लेने से आप बच्चों का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा सकते। इंक्वायरी एंड डायलॉग, यस, इंक्वायरी है ना, अन्वेषण, कुछ इंक्वायरी करना, छानबीन करना, है ना, नॉलेज को या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी थ्योरी से रिलेटेड, फिर उस पर संवाद करना। इससे बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, बढ़ेगा। कॉन्सेप्चुअल, है ना, समझ, इससे बच्चों का डेवलप होगा, है ना। जब बच्चा खुद उसमें अपने से इंक्वायरी करेगा नॉलेज को या किसी थ्योरी को, और उसके बाद उसमें डायलॉग करेगा, संवाद करेगा दूसरे, तो इससे से बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टास्क सानिया इज टॉकिंग टू herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's ideas on language and thought, this kind of private speech, है ना, यानी कि सानिया को कोई टास्क मिला हुआ, उस टास्क को सॉल्व करने के लिए वो अपने आप से बात कर रही है कि वो कैसे सॉल्व करेगी। इस चीज़ को लेव वाइगोट्स्की ने अपनी थ्योरी में प्राइवेट स्पीच कहा है ना, प्राइवेट स्पीच का, याद रखिएगा। तो प्राइवेट स्पीच किस चीज़ का साइन है, प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है, इससे क्या पता चलता है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, अरे कॉग्निटिव इमेच्योरिटी की बात जीन पियाजे ने की है, लेव वाइगोट्स्की ने नहीं की है, नहीं की है। सेल्फ रेगुलेशन, यस, इससे सेल्फ रेगुलेशन होता है, यानी बच्चे अपने आप को प्राइवेट स्पीच से सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, अपने आप को नियम से जोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, है ना। तो ये बात सही है। एगोसेंट्रिज्म, अगेन इसको इन पियाजे ने इस पर डिस्कस किया है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा कि प्राइवेट स्पीच से बच्चा अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, अपने आप को नियम से जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, इवैल्यूएशन का क्या, मूल्यांकन का क्या मकसद होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, यही पूछा है क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन, इवैल्यूएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है ना, ये हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे को सिर्फ लेबल करने के लिए, नामांकित करने के लिए, ये बच्चा पुअर है, ये एवरेज है, ये हाई बिलो एवरेज है, ये बहुत ज़्यादा, है ना, लो है, इस तरह से लेबलिंग करने के लिए इवैल्यूएशन नहीं लिया जाता है, इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, अगेन ग्रुप की बात कर रहा, मैंने इससे पहले भी बताया, ग्रुपिंग की बात आप कर ही नहीं सकते। बच्चे को अलग अलग ग्रुप में, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, है ना, उसकी वीकनेस की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यस, बच्चों की नीड्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उस हिसाब से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, उस हिसाब से कंटेंट का सिलेक्शन हो, उस हिसाब से मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाए, है ना। तो ये बात सही लग रही है ना, सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मूल्यांकन करना, है ना, ये तो बिल्कुल एमलेस बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 3 इसका सही आंसर होगा कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स और उसकी नीड को समझना इवैल्यूएशन के माध्यम से, फिर उसके हिसाब से कंटेंट को सिलेक्ट करना और उस हिसाब से अपनी मेथोडोलॉजी, है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनाना।
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, है ना। लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, है ना, सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? हेरिडिटी से, सिर्फ हेरिडिटी, है ना, केवल आनुवंशिकता पर, सिर्फ हेरिडिटी पर ही डिपेंड नहीं होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। एनवायरमेंट ओनली, है ना, ओनली शब्द आप छांट दीजिए ऐसे भी। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये भी गलत बात है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। इंटरप्ले, दोनों का, है ना, पारस्परिकता पर, है ना, दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंस में अहम फैक्टर होता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।